सो एएफएम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी वो है जो अमेंडमेंट में डाला गया था, ओके, न्यू सिलेबस में. सो अकॉर्डिंगली मैं कुछ थियरी का वीडियोस यहाँ पे शेयर करूँगा. एकदम शॉर्ट वीडियोस है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, 2 मिनट 5 मिनट टाइप्स, एंड यू विल फाइंड दैट उससे आने का स्कोप बहुत हाई होगा. तो इफ़ यू हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर, डू लिसन टू दिस वीडियो. यू डोंट हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर. ऑल द बेस्ट टू यू. ओके, सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फॉरेन एक्सचेंज में सीए इंस्टीट्यूट ने एएफएम के अंदर 2 नया थियरी लाया है, एंड बोथ द थियरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक थियरी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर आईएफसी, गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है. रेगुलरली बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ये सब में गिफ्ट सिटी के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है. जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का न्यूज़ ये है कि इंडिया का पहला फैमिली फंड सेटअप हो रहा है. एक तो प्रेम जी द्वारा, अजीम प्रेम जी विप्रो वाला, और दूसरा बाय नारायण मूर्ति. तो इस पर डेवलपमेंट होते जा रहे हैं. तो गिफ्ट सिटी के ऊपर राइटअप, ठीक है, वो अपने को प्रिपेयर करना है. और दूसरा जो थियरी इंस्टीट्यूट ने लाया है वो है ऑन सॉवरेन वेल्थ फंड, यानी कि जो कंट्रीज़ है लाइक द यूएई, ये लोग अपना सॉवरेन वेल्थ फंड चलाते हैं विच इज़ वेरी वेरी बिग. तो सॉवरेन वेल्थ फंड का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, कैसे वो इन्वेस्ट करता है, उसके ऊपर. तो ये दोनों इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी फॉरेक्स में नया थियरी आए. लेट्स अंडरस्टैंड कि फॉरेक्स में जनरली थियरी आता नहीं है, बट अगर ये दोनों डाला है तो इनके आने का लाइक्लीहुड बहुत हाई है. तो दिस गोज इनटू वेरी वेरी हाई इंपॉर्टेंस एरिया. ओके, सो द फर्स्ट थियरी क्वेश्चन इज ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर गिफ्ट सिटी. इसको अगर ठीक से समझना है, बिकॉज वेरी इजी थियरी, तो ठीक से सुनिए. फाइनेंशियल सेंटर क्या होता है? एक लोकेशन होता है जहां से ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब लोन, मतलब शेयर ट्रांजैक्शंस, कमोडिटी ट्रांजैक्शंस, इंश्योरेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, फंड मैनेजमेंट, ये सारा का सारा जहां से हो सकता है उसको अपने फाइनेंशियल सेंटर बोल सकते हैं. एकदम कॉमन सेंस. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर आईएफसी क्या हुआ? आईएफसी एक ऐसा फाइनेंशियल सेंटर है जिसमें लोकल रेगुलेशंस नहीं लगेगा. जैसे इंडिया में वी हैव द फेमा ना, तो जो आईएफसी है गिफ्ट सिटी इंडिया में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, उस पर फेमा नहीं एप्लीकेबल है. उसमें एक अथॉरिटी होता है विच इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, उसका रेगुलेशंस लगता है, और बहुत ही ईजी रेगुलेशंस है. जैसे इंडिया में कई बार जो अपने क्रिटिसिज्म करते हैं तो क्या बोलते हैं, इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ये बोलते हैं ना अपने. तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तब होगा जब डोमेस्टिक रेगुलेशंस नहीं होंगे, इंटरनेशनल रेगुलेशंस होंगे, जो कि बहुत ही लाइट है, स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है. लो टैक्स रेट है. यहाँ पे ग्लोबल क्लाइंट्स आईएफसी में आके ट्रेड करना चाहेंगे. तो जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन है, सिंगापुर है, दुबई है, ये सब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर माने जाते हैं बिकॉज इनके अंदर ग्लोबल क्लाइंट्स पार्टिसिपेट करते हैं. इंडिया लिबरलाइजेशन तो स्टार्ट कर दिया था 1991 में, बट इंडिया ये पाया कि आफ्टर द इनिशियल फ्रेंजी, ओके, तो 2010-12 वगैरह में इंडिया फाउंड दैट बहुत सारे ग्लोबल क्लाइंट्स इंडिया को छोड़ रहे थे बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रेगुलेशंस, हाई टैक्सेशन, उसके अंतर्गत वो लोग काम करें. बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे, तो वो लोग छोड़ रहे थे, एंड द बिजनेस वाज गोइंग अवे टू लंदन, टू न्यूयॉर्क एंड टू अदर प्लेसेस. बिजनेस जा रहा था. इसलिए गिफ्ट सिटी जो है वो 2015 में मोदी जी ने लॉन्च किया, ओके, गुजरात में. इट इज़ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो सिंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है SEZ, तो यहाँ पे टैक्सेशन एकदम कम है, यहाँ पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे रेगुलेशंस, मैंने बोल दिया फेमा वगैरह नहीं है. रेगुलेशंस किसका लगता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी. ओके, ऐसा नहीं मैं 25 बार याद कर रखा हूँ. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर आईएफसी है, उसका अथॉरिटी वर्ड लगाना है, और क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है. उसका रेगुलेशंस लगता है, कोई फेमा वगैरह नहीं है, लो टैक्सेशन है, ब्रिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में है, तो लोकेशन इज सुपर ब्रिलियंट. एयरपोर्ट का एक्सेसिबिलिटी है. वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर यू टॉक अबाउट वो वहाँ पे है. ग्लोबल बैंक्स आ दे, ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट फर्म्स आ दे, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज आ दे जो ग्लोबल है. मैंने कोई ग्लोबल क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है. इनफैक्ट 2015 में तो गिफ्ट सिटी सेट हुआ, और 2017 में इंडिया का पहला INX, ओके, इंटरनेशनल एक्सचेंज सेटअप हुआ, जिससे स्टॉक ट्रेडिंग बहुत ईजी हो गया. MCX भी सेट हुआ, और NSE ने भी फिर से सेट किया यहाँ पे, ठीक है. तो इन दैट केस अभी तो क्या होता है, गिफ्ट सिटी माने गिफ्ट के अंदर जो सिंगापुर से ट्रेड होता था ना, बाजार खुलने के पहले सिंगापुर में जो ट्रेड होता था, वो पूरा शिफ्ट हो गया टू द गिफ्ट सिटी.
जो NSE का ट्रेड चालू हो जाता था बाजार खुलने के पहले, तो अपने सिंगापुर निफ्टी को देखते थे, तो अब वो सब चक्कर नहीं रहा, गिफ्ट में वो सेटअप हो गया। तो अकॉर्डिंगली बहुत सारा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एंड इन टाइम्स टू कम यू विल फाइंड दैट गिफ्ट एक प्रोमिनेंट प्लेस हो जाएगा, जहाँ पे कोई भी फ्यूचर में जो सीरियस प्लेयर है ना, जो सीरियस स्टूडेंट्स है, जो लोग अपना करियर फाइनेंस बनाना चाह रहे हैं, दे विल हैव टू लुक इनटू गिफ्ट। ओके, इट्स वंडरफुल। आई वुड विश दैट काश जैसे गिफ्ट है वैसे इंडिया में परहैप्स और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर सेटअप हो, बिकॉज ये इस कंट्री का ग्रोथ है, ये इस कंट्री का मैंने अपॉर्चुनिटीज है सच दैट एक अकेला काफ़ी नहीं है। तो इट्स लेवरेजिंग द लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द ग्लोबल स्ट्रीमलाइनिंग। यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है रिगार्डिंग बहुत रेगुलेशंस है, बहुत ज़्यादा टैक्सेशंस है, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म है, वो सब कोई इशू नहीं है। ठीक है, यू वांट टू हैव अ लुक इनटू द इंस्टीट्यूट राइटअप, यू कैन हैव अ लुक। मेरे बुक में भी मैंने जो लिखा है ICAI का राइटअप दिया है, पर मैंने जो बोला है वो सेल्फ सफिशिएंट है, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। मैंने जो बोला है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लिखना है, वो है कि इसमें रेगुलेशंस का बहुत ही स्ट्रीमलाइनिंग है, यहाँ पे टैक्सेशन कम है, ये एक SEZ है, यहाँ पे ग्लोबल काइंड्स आएंगे, ग्लोबल बैंक्स है, ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट फर्म्स है, ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज है, ये स्मार्ट सिटी है, यहाँ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे MCX है, यहाँ पे NSE आ गया, यहाँ पे INX है, तो ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी, स्टॉक्स, करेंसी, सब चीज़ ब्रिलियंटली गिफ्ट सिटी में हो सकता है। ये आपको समझाना है और ज्ञान देना है। 2015 में मोदी जी ने उद्घाटन किया था, 2017 में INX सेट हुआ, ठीक है ना, और अभी फैमिली बेस्ड फंड, ये तो लिखा हुआ नहीं है इंस्टीट्यूट में, वो अजीम प्रेम जी और ये नारायण मूर्ति ये सेटअप कर रहे हैं। तो गिफ्ट सिटी इज देयर टू ग्रो। सो द नेक्स्ट थियरी दैट वी आर डिस्कसिंग इज ऑन सॉवरेन वेल्थ फंड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। इसको मैं डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकता हूँ, बट आई थिंक उससे फीलिंग आएगा नहीं, तो लेट मी एक्सप्लेन। ये जो पूरा UAE है, अबू धाबी, अपने जब जाते हैं घूमने, बहुत जन गए होंगे और बहुत जन दूर से देखते हैं, दिस पीपल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच, इजंट इट। इनका जो लाइफ स्टाइल है, बाप रे, जो गाड़ियाँ हैं इनके पास, जो बिल्डिंग्स है, बुर्ज खलीफा, मैंने लगता है कि भगवान ने बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है कि सारा का सारा मैंने वेल्थ इनको ही दे दी है। ऐसा लगता नहीं है क्या? आज के दिन फुटबॉल का स्पोर्ट्स टीम सारा वो लोग ही फाइनेंस कर रहे हैं, अब ये लोग लॉन टेनिस में भी आ रहे हैं। तो दुबई में जाके आदमी, खासकर इंडियन आदमी, पूरा हिल जाता है और वो सोचता है, इवन जो पैसा वाला आदमी है, कि मैं तो लगता है कोई गंगू तेली हूँ इनके सामने ना। ये सारा का सारा क्यों है? इसका जवाब आपको पता है, बिकॉज उनके पास तेल है, दे हैव ऑयल। तो ऑयल की वजह से वो लोग इतना ज़्यादा कमा रखे हैं। हाउएवर, ड्यू टू क्लाइमेट कंसर्न्स, व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग ओवर द लास्ट 20 years इज दैट द एंटायर वर्ल्ड वांट्स टू शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू नॉन फॉसिल फ्यूल्स। यानी वी टॉक अबाउट सोलर एनर्जी, वी टॉक अबाउट विंड एनर्जी, वी टॉक अबाउट EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो पूरा का पूरा दुनिया ऑयल से दूर होके इन सब में जाना चाह रहे हैं। क्या ये चीज़ अबू धाबी को पता नहीं है? एकदम पता है। तो उनको ये चिंता है कि हम लोग तो इतना लग्जूरियसली जी ले रहे हैं, बट हमारा आने वाला जनरेशन कैसे जिएगा? तो ऑब्वियसली व्हाट डू दे डू? वो लोग आज जो अर्न कर रहे हैं उस सरप्लस को इकट्ठा करके दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, कमोडिटीज़, करेंसीज, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स फंड मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे फंड मैनेजमेंट होता है ना, म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में क्या कई सारे इन्वेस्टर्स जो है वो लोग पैसा कंट्रीब्यूट के एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है उनके बेनिफिट के लिए। वैसे सॉवरेन वेल्थ फंड क्या स्टेट ओन्ड है, यानी गवर्नमेंट जो है उसने एक फंड सेटअप किया जनरली फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़ वगैरह। जैसे अबू धाबी में, नॉर्वे भी ऑयल एक्सपोर्ट्स में मैसिव करता है, तो उसके पास भी सरप्लस मनी और उसको भी चिंता है फ्यूचर का, वो भी सेटअप किया। तो वो लोग सेटअप करते हैं ये फंड, जो फंड इन्वेस्ट करेगा इन स्टॉक्स, कमोडिटीज़, करेंसीज, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, ठीक है, ट्रेजरीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और व्हाटएवर, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क एपेटाइट, और उससे रिटर्न्स जनरेट करेगा। तो इसको बोलते हैं सॉवरेन वेल्थ फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर इट्स पीपल। ना सर, इसका पर्पस क्या है सॉवरेन वेल्थ फंड का? जो बड़े बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड है जैसे नॉर्वे वाला और अबू धाबी वाला, उसको देख के तो ये समझ में आता है पर्पस इज इंटर जनरेशन वेल्थ ट्रांसफर। इंटर जनरेशन वेल्थ ट्रांसफर, नेक्स्ट पीढ़ी के लिए वेल्थ ट्रांसफर कर दे, करेक्ट है। बट चाइना का भी सॉवरेन वेल्थ फंड है, चाइना तो चाइना है, यू कैन अंडरस्टैंड वो कितना ट्रांसपेरेंट होगा। और चाइना का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट। इस कंट्री का रियल एस्टेट पे कब्जा कर लो, इस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब्जा कर लो, तो ये चाइना का सॉवरेन वेल्थ फंड है। तो चाइना ने जो चालू किया तो एक और ऑब्जेक्टिव शामिल हो गया कि सॉवरेन वेल्थ फंड का ऑब्जेक्टिव कुड बी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट? स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। कि यार इंडिया में अगर हम चाइना अरुणाचल प्रदेश में रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करता है, या इंडिया में जो बड़े बड़े बैंक्स है HDFC वगैरह उनमें अच्छा खासा ओनरशिप करता है, तो चाइना कैन इन्फ्लुएंस। तो इससे जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, बिकॉज अपने नेशनल सिक्योरिटी और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है चाइना से।
तो आपको याद हो कि नहीं मेरे को नहीं पता, पर कोविड के टाइम पे चाइना ये धंधा चालू किया था, ठीक है, दे हैड स्टार्टेड इंक्रीजिंग द स्टेक इन एचडीएफसी एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बारोन किया था, बारोन मतलब मना किया था कि नो यू कांट इन्वेस्ट। तो ये सब स्टोरीज नहीं बोल रहा जिससे पता चले। तो आई वाज डिस्कसिंग द पर्पस ऑफ सॉवरेन वेल्थ फंड। नंबर 1 इंटर जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर, ये पर्पस है। नंबर 2 स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट, चाइना को याद कर लो। नंबर 3 स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आई मीन टू से एवरी इकोनॉमी गोज थ्रू साइकिल्स। तो जब खराब पैच चल रहा है, सपोज कोविड, तो कोविड के टाइम पे कंट्रीज लोग बर्बाद हो गए, तो उस केस में वहाँ पे सॉवरेन वेल्थ फंड काम आता है, बिकॉज उस केस में जो फंड ने एक्यूमुलेट किया है दैट कुड बी यूज टू डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड अदर क्लोथिंग एंड एवरीथिंग टू द मासेस। तो इससे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास कुछ फंड होगा स्पेंड करने के लिए, तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो ये सॉवरेन वेल्थ फंड का ऑब्जेक्टिव है। कुछ कंट्रीज जो है वो सॉवरेन वेल्थ फंड के जो पैसा है, रिसोर्सेज है, वो केवल एक्सपोर्ट से नहीं आते, उन लोग का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यूज़ किया जाता है फॉर सॉवरेन वेल्थ फंड। तो आपको याद होगा इंडिया का भी फॉरेक्स रिजर्व्स करीब $600+ बिलियन है। क्या इंडिया उसको एक्टिवली मैनेज करता है? नो। इंडिया अपना फॉरेक्स रिजर्व्स को बहुत ही कंजर्वेटिवली मैनेज करता है। इंडिया का क्राइटेरियन है सेफ्टी एंड लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। ये हंसी उड़ाने की बात नहीं है, इट इज़ बीइंग कंजर्वेटिव, बिकॉज उल्टा पुल्टा अगर इन्वेस्ट कर देंगे, गॉड नोज फ्यूचर में जब दरकार पड़ेगा तो पैसा होगा नहीं, ठीक है। बट आई थिंक इंडिया का जब फॉरेक्स रिजर्व्स $1 ट्रिलियन एक्सीड करेगा ना, यू विल फाइंड सम पार्ट विल बी मैनेज्ड एक्टिवली इनटू स्टॉक्स, इनटू रियल एस्टेट, इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर इन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो दिस इज सॉवरेन वेल्थ फंड, अ फंड सेट अप बाय द स्टेट from the export of commodities or from foreign exchange reserves in order to accomplish intergenerational wealth transfer or economic stabilization or strategic investments, ठीक है। फंड कोई कोई बहुत ट्रांसपेरेंट हो सकता है जैसे नॉर्वे वाला है, कोई कोई एकदम ओपेक हो सकता है जैसे चाइना वाला है, ठीक है। तो दैट इज सॉवरेन वेल्थ फंड।